नमस्कार दोस्तों, मैं हुराज और आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल लखनऊ की एक तहसील लगती है मोहनलालगंज और इसी तहसील का एक गांव लगता है धनुआ साड़। बात कर रहा हूँ 15 सितंबर 2025 की। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश चंद्र यादव होता है, जो पेशे से किसान होता है, वो अपनी पत्नी विमला से कहता है कि विमला, बच्चों की फ़ीस भी जमा करनी है और तुम्हारे लिए दवा भी लेकर आनी है। मैं 10 या 20 हज़ार रुपये के आसपास यूनियन बैंक की शाखा में जो हमारा खाता है वहाँ से पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। इतना कहकर वो सीधा बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद उसने चेक में 20 हज़ार रुपये की रकम भरता है और 20 हज़ार रुपये की रकम भरने के बाद उसने जाकर अपने खाते में जहाँ कैशियर होता है उसके पास जाकर दे देता है। कैशियर उसे चेक को देखता है, बार बार उस खाते को देखता है। खाता देखने के बाद कहता है कि आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है, यानी कि आपका खाता बिल्कुल जीरो बैलेंस है। जैसे ये बात सुनी जाती है तो किसान गुस्सा हो जाता है। कहता है कि कैशियर साहब, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? ज़रा ध्यान से देखो, मेरे खाते में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि मेरे खाते में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि आपको गलतफहमी हो रही है, आपके खाते में कोई भी पैसा नहीं है, आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हो। कैशियर की और किसान की जो आपस में बहस हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है। पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हालांकि सोमवार का दिन था, क्योंकि सोमवार में अक्सर बैंकों में ज़्यादा भीड़ होती है। इसी बात को देखते हुए कैशियर ने कहा कि आप लाइन से हट जाइए, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो। बैंक में शोर शराबा शुरू हो जाता है, शोर ज़्यादा हो जाता है। बैंक का गार्ड आता है। गार्ड आने के बाद उस व्यक्ति सुरेश चंद्र यादव को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। अगर आपके कोई परेशानी आपको है, कोई दिक्कत है, तो आप जाकर बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए, लेकिन इस तरह से लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। अब उस किसान को बार बार समझाया जा रहा था। किसान सीधा बैंक मैनेजर के पास जाता है। बैंक मैनेजर से जाकर कहता है कि साहब, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी उसे बेची थी और उसी के 13 लाख रुपए मैंने अपने खाते में जमा करवा दिया था। मैंने अभी तक उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और आपका कैशियर मुझसे कह रहा है कि मेरे खाते में 1 भी रुपया नहीं है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कहासुनी भी हो जाती है। बैंक मैनेजर उसे बार बार समझाता है, पानी पिलाता है, कहता है कि आराम से तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाते की देख रेख करता हूँ, अच्छे से चेक करता हूँ कि आखिर इसमें बात क्या है, इसमें क्या परेशानी है। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसको तसल्ली देता है। किसान के जो है उस खाते को फिर से जांच किया जाता है तो बैंक मैनेजर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा जो खाता है यूपीआई के माध्यम से लगभग इसमें से 400 बार ट्रांजैक्शन की गई है, 6 खातों में रकम भेजी गई है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी 14 सितंबर 2025 को 50 हज़ार रुपये की रकम निकाली गई है। ये बात सुनने के बाद वो किसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब उसे बताया जाता है कि तुम्हारा जो खाता है वो अलग अलग गेम की जो ऐप है उनसे लिंक हो चुका है, इतना सुनने के बाद वो पिता इतना मायूस हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पूरा दिन इधर उधर घूमता है। जब लगभग शाम हो जाती है तब परेशान हालत में वो अपना घर जाता है। 13 लाख रुपए की ज़मीन बेची थी, अब खाते में 1 भी रुपया नहीं है। वो बहुत परेशान था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। घर के अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल है और एक ही मोबाइल में एक सिम कार्ड रहता है और उस सिम कार्ड जो है वो नंबर बैंक से जुड़ा हुआ था। अब वो मायूस होकर घर जाता है, अपनी पत्नी विमला के सामने जाकर बैठ जाता है और जाकर कहता है कि विमला, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जो ज़मीन हमने बेची थी उसका जो पैसा था बैंक में, वो आखिरकार पैसा कहाँ चला गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी विमला ने ये जानने की कोशिश की कि उसका जो बेटा है यश, जिसका नाम यश कुमार यादव है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है, जो कि कक्षा 6 का एक छात्र है, विद्यार्थी है, उसके बारे में पता किया जाता है। तो वो फ़िलहाल उस समय ट्यूशन गया हुआ था। अब ट्यूशन में ही खबर पहुंच जाती है कि तुम्हारे पापा थोड़े नाराज़ हो रहे हैं, बैंक में जो खाते में पैसे थे उसमें से 1 भी रुपया नहीं बचा है, आखिरकार वो पैसे कहाँ गए। तो इसी बीच में ऐसा बताया जाता है कि जो ट्यूशन टीचर है उस कक्षा 6 के छात्र से जब सवाल जवाब किया कि बेटा तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। ये बात सुनने के बाद यश कुमार यादव, जो कि 13 साल का एक बालक है, वो शांत रहता है। कहता है गुरुजी, मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो सीधा घर जाता है अपना ट्यूशन से पढ़ने के बाद, और घर जाने के बाद नीचे अपना बिस्तर वगैरह जो था, बैग था, किताबें थीं, उसे लेकर सीधा ऊपर कमरे में जाता है और जाकर ये आवाज़ लगाते हुए जा रहा था कि मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। बस इतना था। थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। अब घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि यश अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है।
अभी तक इस घर के अंदर उन 13 लाख रुपए की चर्चा चल रही थी। कहाँ गए वो पैसे? बैंक भी सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी थी किसान को वो दे दी जाती है, बाकी पैसे कहाँ गए, कैसे गए, कौन ले गया, इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। माँ ने घर में कुछ बनाया था और एक बेटी होती है उनकी, जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आसपास होती है, जिसका नाम गुनगुन होता है। गुनगुन से कहा जाता है कि बेटा भैया कहाँ पर है? तो गुनगुन कहती है कि मम्मी वो तो ऊपर छत पर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जाकर देखती हूँ। गुनगुन जाती है और अपने भैया को बार बार आवाज़ लगा रही थी कि भैया भैया कहाँ हो तुम, इस तरह से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, बंद था। उस छोटी सी बच्ची ने, 8 साल की बच्ची ने जैसे ही खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। यानी कि यश अब इस दुनिया में नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसने कुछ ना कुछ ऐसी गलती की है। शायद वो अपने पापा का सामना नहीं कर सकता था, शायद वो अपनी माँ का सामना नहीं करना चाहता था। लड़की ने जब ये अंदर का दृश्य देखा अपनी आंखों से, तो वो इतनी ज़ोर से चिल्ला सकती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसका भाई अब इस दुनिया में है नहीं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। जैसे ही वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसके बाद नीचे तक आवाज़ पहुंचती है। माँ और बाप दोनों दौड़ते हुए छत की तरफ जब जाते हैं, ऊपर वाले कमरे में आकर देखते हैं कि बेटे की इस हालत को देखने के बाद जैसे तैसे करके उस बच्चे को उतारा जाता है। उतारने के बाद सीधा यहाँ से CHC लेकर जाते हैं। वहाँ रो रहे थे, बिलख रहे थे। बताया जाता है कि पास में ही किसी महिला की मौत के बाद 13वीं का प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान वगैरह आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा। हड़कंप सा मच जाता है। लोग दौड़ते हुए पीछे में CHC पहुँचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये लड़का अब नहीं रहा है, यानी कि वो मर चुका है। बस इतना सुनना था, माँ और बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पास ये एकलौता बेटा था। अब बेटा इस दुनिया में रहा नहीं। बस माँ बार बार रो रो के, चीख चीख के एक बात कह रही थी कि मैं अपने बेटे को इतनी समझाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ। हमने तो उसे डांटा भी नहीं था, पैसे गए तो क्या गए, हमें कोई इस बात का अफसोस भी नहीं था, लेकिन अब बेटा कैसे वापस लौट के आएगा। अब घर वालों की बात मोहल्ले तक पहुंचती है, मोहल्ले की बात तहसील, तहसील के बाद ज़िले तक पहुंचती है। अब ये बात पूरी राजधानी में फैल जाती है कि एक 13 साल का बालक जो कि कक्षा 6 में पढ़ता था, उसको करीब 1 से 1.5 महीने पहले एक गेम होता है ऑनलाइन, फ्री फायर गेम, उसको खेलने की आदत लग जाती है। और वो ऐसा गेम खेलता है कि इस गेम खेलने में ये बताया जाता है कि कुछ शस्त्र वगैरह खरीदे जाते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं, और उन हथियारों को खरीदने के लिए ऑनलाइन ही पैसे दिए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। हालांकि इस बीच में लड़के ने भी ये मेहनत की थी। 2,000 रुपये एक बार जीते थे, 10,000 रुपये एक बार जीते, 16,000 रुपये एक बार जीते, और 40,000 रुपये की रकम एक बार जीती। यानी कि वो रकम जीती नहीं जा रही थी, बल्कि उसे जिताई जा रही थी, उसकी आदत लगवाई जा रही थी। यही कारण था कि वो स्कूल से आता था, सबसे पहले बैग रखा, और बैग रखने के बाद अपने मोबाइल लिया और लगातार उसमें गेम खेलना शुरू कर दिया। छोटी बहन भी मम्मी से जाकर ये शिकायत करती थी कि देखो मम्मी, भैया मोबाइल चला रहे हैं। पापा से भी यही शिकायत करती थी, लेकिन माँ और बाप को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जब से इस देश में कोरोना आया है तब से स्कूलों ने ऐसा एहसास करा दिया कि बिना मोबाइल के तो पढ़ाई होती ही नहीं है। लेकिन जब तक मोबाइल के लिए मना किया गया स्कूल वालों की तरफ से, तब तक जो बच्चे थे उनको आदत पड़ गई, और माँ बाप को भी ऐसा लगने लगा कि उनके बच्चे अब मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। यश कुमार यादव तो इस दुनिया में हालांकि नहीं रहा, लेकिन जैसे ही ये बात पुलिस वालों तक पहुंचती है, पुलिस वालों ने इस सब को कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम के बाद अब इस मामले की जब लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये चर्चाओं का विषय बन जाता है। पूरी लखनऊ राजधानी में चर्चा शुरू हो जाती है, हर चौराहे, हर घर में, कि एक बालक ने कुछ इस तरह से हरकत की है, इस तरह से उसके साथ हुआ है। तो फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पता चलता है कि वो 13 साल का बालक दरअसल इंस्टाग्राम पर भी उसने अपने एक दोस्त बनाया हुआ था, जो कि बिहार का रहने वाला होता है, और जो खाते ये संचालित हो रहे थे, जिन खातों में 400 बार में ट्रांजैक्शन की गई थी 13 लाख रुपए की, दरअसल वो बिहार के खाते होते हैं। उन बिहार के खातों में एक खाता लड़की का भी होता है। पुलिस अभी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार इस बच्चे की मौत के पीछे का कारण क्या है। जब मोबाइल पुलिस ने हाथ में लिया तो पता चलता है कि मोबाइल तो किसी ने रीसेट कर दिया था। अब ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है जैसे क्या ये मोबाइल शायद किसी और के हाथों में चल रहा हो। जैसे ऑनलाइन कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन होता है कि मोबाइल भले ही आपके हाथ में है, लेकिन कोई ऐसी बटन दब जाते हैं या फिर कोई ऐसा मैसेज भेजा जाता है कि उसकी कमांड किसी और के हाथ में होती है।
जो दूर बैठा होता है शायद उसने ही इस मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा किया हो, या फिर बच्चे के हाथ से ऐसा इस्तेमाल करवाया गया हो, या इंस्टाग्राम पर बने उस दोस्त ने उस लड़के से कुछ उसके साथ कुछ ऐसा धोखा किया हो, या जो भी है, ये खैर पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन उस बालक के मरने का पूरा लखनऊ ही नहीं, जहाँ जहाँ तक ये खबर फैल रही है, जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, सभी लोगों को बेहद अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों के मोबाइल को बीच बीच में चेक करते रहिए, ताकि ये पता चल सके कि वो अपने मोबाइल में क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं। बीच बीच में उसकी मोबाइल की हिस्ट्री को चेक करते रहिए, ताकि उनके साथ भी इस तरह की घटना होने से उन्हें बचाया जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।